हो गया। अब हम लाइव हैं, तो आप थम्स अप करके बता दीजिए कि मुझे सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मुझे सुन पा रहे हैं आप? थम्स अप करके बता दीजिए कि मुझे सुन पा रहे हैं। पी नरहरि सर के बारे में मैं आपको बता दूं कि पी नरहरि सर 2001 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। सबसे पहले सर डीएम के रूप में सिवनी में नियुक्त हुए थे। उसके बाद ग्वालियर और इंदौर में कलेक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं सर। और वर्तमान में सर सचिव और कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इससे आगे हम जानते हैं सर के द्वारा ही। और हेलो हाय, आवाज वॉइस सुनाई दे रहा है अभी? जी सर, बिल्कुल सुनाई दे रहा है सर। सर हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। या गो अहेड, यस टेल मी। जी सर। सभी को नमस्कार। जी सर। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस टेक्निकल ग्लिच एक्चुअली। ओके, सो आई एम थैंकफुल टू एनसीईआरटी क्रक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। एनसीईआरटी क्रक्स, करण प्रजापत और उनके पूरे टीम को थैंक यू सो मच। एंड बेसिकली आज आप लोगों के साथ जुड़ना मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। निश्चित ही इस माध्यम से जी सर, एग्जाम्स और अदरवाइज भी स्टूडेंट कम्युनिटी से जुड़ने का ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो जी सर, आप चाहेंगे कैसे आप इसका इंटरेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बताइए। जी सर, हम जो क्वेश्चन आप भेजे हैं कई एस्पिरेंट ने सर, हम उनको आपसे 1 बाय 1 पूछेंगे सर। ठीक है सर, हम पूछता हूँ सर। ओके, ठीक है सर एक बिगिनर के रूप में सर हम कैसे यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं सर? देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए पूरा 1 साल का प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आप 2021 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं या 2021 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो आपको बहुत क्लियर रहना होगा कि 1 साल का पूरा प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस का पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो मेरा ये कहना रहता है हमेशा कि 1 साल आप पहले प्रिपरेशन कंप्लीट कर ले, यानी कि वर्ष 2020 पूरा साल भर जो है आपको प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। एंड इसमें मेरा ये रहता है कि जैसे प्रीलिम्स और मेंस का जो एंटायर सिलेबस है, इसका कोचिंग आपको जनवरी से लेके दिसंबर तक ले लेना चाहिए। जनवरी से लेके दिसंबर तक, यानी कि मेरा कहना है कि अगर 2021 कोई प्रीलिम्स लिखना चाहते हैं और अभी तक कोई प्रिपरेशन की तैयारी ही नहीं किया है, तो कृपया अगर 2021 मत लिखे, आप 2022 का प्रीलिम्स लिखें, क्योंकि इस साल मुश्किल से 3 महीने बचे हैं। जी सर। और नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स जो है वो मई में ही होने की संभावना है। केवल इस साल अक्टूबर में प्रीलिम्स आज हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसे में तो जनवरी से लेके दिसंबर तक मेरा हमेशा ही कहना रहता है कि प्रीलिम्स से लेके मेंस कंप्लीट सिलेबस जो है आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर जैसे मैंने बोला कि 2022 का प्रीलिम्स लिखने वालों के लिए फिर जनवरी 21 से लेके मई 2022 तक आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। तो ये एक स्ट्रेटजी के रूप में अगर आप चलेंगे तो ही बेहतर रहेगा। आप अगर जल्दबाजी में एक अटेम्प्ट देने के चक्कर में बिना प्रिपरेशन का सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखने का भी प्रयास करेंगे तो उससे फायदा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि 1 ईयर कंप्लीट आपको इसके लिए डेडिकेशन के साथ आपको इसमें लगना होगा। यस जी सर, इसमें जो स्ट्रेटजी बनाने का जो फॉर्मेट होता है सर, जैसे आपने सर स्ट्रेटजी के बारे में बताया, तो सर हम इसे किस फॉर्मेट के रूप में बना सकते हैं सर? फिर से आपका क्वेश्चन थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जी सर, स्ट्रेटजी के बारे में जैसे सर अभी आपने बताया सर। जी सर, तो उसमें सर स्ट्रेटजी का हम ईयरली, जैसे आपने 1 ईयर का प्रिपरेशन का टाइम बताया सर,
तो जो इसमें हम इसे किस फॉर्मेट में बनाएं सर? तो इसमें जैसा प्रीलिम्स और मेंस का मैं हमेशा ही कहता हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस मिला के एक साथ आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, जो जी यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के लिए जो सिलेबस दिया जाता है उसको पूरा एक बार पढ़ लेना चाहिए। और वैसे ही मेंस के लिए जो सिलेबस दिया जाता है वो भी एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। अब जी चूंकि सर। सिविल सर्विसेज का पूरा एग्जाम पैटर्न ही क्या हो गया है, पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड हो गया है। पहले दो ऑप्शनल्स हुआ करते थे सिविल सर्विसेज मेंस में, अब जाके केवल एक ही ऑप्शनल रह गया है। तो ऐसे में जी सर। ऑप्शनल के ऊपर निर्भर बहुत कम हो गया है सिविल सर्विसेज में। तो अब जाके पूरा का पूरा सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज और आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स के ऊपर ही पूरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों हो गया। ऐसे में मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उसको देखकर प्रीलिम्स प्लस मेंस का एक साथ कोचिंग लिया जाए और एक साथ जो है उसका प्रिपरेशन कर लिया जाए तो आपको बहुत फायदा होगा। जी सर, इसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस है तो सर वो कैसे हमारे एग्जाम में सहायक हो सकता है सर? सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रीवियस ईयर यानी कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें हमें पता लगाने के लिए कि एक्चुअली सिविल सर्विसेज का पैटर्न क्या है, तो कैसे किस तरह से सिविल सर्विसेज में जैसे प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर उसमें यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है और क्या क्वेश्चंस का तरीका क्या होता है। और इसके अलावा मेंस के लिए भी आप अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप निकाल के पढ़ेंगे और देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम करता है। तो ये पुराने पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पुराने पेपर्स ही, क्योंकि लगभग उसी पैटर्न में आपको सिविल सर्विसेज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट ईयर, यानी कि जिस साल आप लिखेंगे उस साल उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आपको ये करना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर्स, पुराने क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जी सर। जी सर, अगला क्वेश्चन है सर कि पिछले जो पहले तैयारी होती थी उसमें सर पहले कंटेंट का अभाव था, पर अब सर कंटेंट बहुतायत में उपलब्ध है सर, तो इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट को कैसे मैनेज? देखिए इसमें मेरा सिंपल, वैसे तो मैंने 2000 ईयर का एग्जाम लिखा है। मैं लेटेस्ट एग्जाम के संदर्भ में आप लोगों को जो अभी जो क्वालिफाई किए हैं उनसे ज्यादा बात करना चाहिए, बट बाय एंड लार्ज सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि आप जब भी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं या फिर जो भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये देखना जरूरी है कि आप सब्जेक्ट को समझ रहे हैं। कोई भी चीज जो है बाय हार्ट करना या फिर उसको ना समझते हुए भी मतलब दिमाग में कहीं स्थापित करने से अच्छा आप सब्जेक्ट को समझ ले, क्योंकि यूपीएससी हमेशा यही देखता है कि आपकी समझने की शक्ति कितनी है, आप कितना समझते हैं सब्जेक्ट को, और उसके आधार पर आप अपना खुद का नोट तैयार कर लीजिए। हमेशा खुद के नोट्स तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि रिवीजन जब हम करते हैं बाद में तो पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको रिवीजन में जो चीजें आपने देखा है, जो आपने रिवीजन में जो नोट्स आपने अपने स्तर से तैयार कर लिया है, वही चीजें आपको उपयोगी रहेंगे। इसलिए रिवीजन के लिए आपके खुद के नोट्स होना चाहिए ताकि आपको पूरा सिलेबस नए सिरे से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जी सर, अभी आज सर पीटी का पेपर हुआ है सर, तो इतने टाइम में सर मेंस की आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन हो सकती है सर? स्टार्ट से ही आंसर राइटिंग शुरू करना होगा सर? तो ये इसलिए मैंने बोला है ना कि देखिए एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम लिखने से पहले, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, पहले आप एक साल पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। आप ये उम्मीद नहीं करना कि मेरे लिए
खूब समय मिलेगा फिर से पढ़ने के लिए, प्रीलिम्स के बाद खूब समय मिलेगा मेंस के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बेहतर ये है, जो मैंने शुरुआत में ही कहा है, कि आप प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस एक बार एक झटके में एक साल भर में पूरा कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद फिर आप, चाहे वो प्रीलिम्स लिखते समय हो या मेंस लिखते समय, केवल रिवीजन करेंगे आप। रिवीजन करना आसान हो जाएगा। तो अभी जैसे प्रीलिम्स अभी लिखा है, तो शायद जनवरी में मेंस है, तो जनवरी में अगर मेंस है तो आपके पास हार्डली पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और दिसंबर है। तो आपको जी सर। पूरा का पूरा सिलेबस केवल रिवीजन ही कर सकते हैं अभी। आप नए सिरे से सिलेबस पूरा नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए पहले सिविल सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स लिखने से पहले आपको मेंस का भी सिलेबस पूरा कंप्लीट करके रख लेना चाहिए। जी सर। जी सर, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद हम किस तरह निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारी तैयारी अब सही हो चुकी है, पूरी हो चुकी है सर? हाँ, ये बेसिकली आपको इसके लिए आपको यू विल हैव टू, जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको कर लेना चाहिए, या फिर जी सर। आप क्वेश्चंस जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर आप जवाब लिख के किसी सीनियर्स को या अपने टीचर्स को उनको दिखाना चाहिए कि ये इस तरह से मैंने आंसर्स लिखा है, क्या ये सही आंसर्स हैं या इसमें कोई चेंज करना चाहिए। तो इस तरह से अपने गाइड, अपने टीचर्स को दिखा लेना चाहिए, या फिर अपने फ्रेंड सर्किल्स में उसको दिखा के आपस में उसको शेयर करके देख लेना चाहिए कि क्या पर्याप्त तरीके से हमने क्वेश्चन का आंसर किया है कि नहीं किया, या फिर टेक्स्ट बुक्स या जो मेन हमारे रेफरेंस बुक्स हैं उसके साथ हमको मैच कर लेना चाहिए कि किस हद तक हमारे आंसर सही है। जी सर। जी सर, हम अपने आप को कैसे जज कर सकते हैं कि हम यूपीएससी के लिए एकदम फिट है सर, और यूपीएससी क्या ढूंढना चाह रहा है हमें सर? देखिए, ये तो डेफिनेटली, इसलिए इसमें अपने खुद के लिए जज करना डिफिकल्ट है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोचिंग सेंटर्स हों या फिर जो टीचर्स हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, जिनको ये पता है कि मतलब आपके क्वेश्चंस के आंसर्स को जो करेक्ट कर सकते हैं, जो देख के आपको बता सकते हैं, तो उस आधार पर ही हम कह सकते हैं कि हम किस हद तक फिट है। परंतु कॉन्फिडेंस लेवल्स जो है, जितना हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल्स बिल्ड होते जाएंगे। तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल्स को बढ़ाने का हमें पूरा प्रयास करते रहना चाहिए, जिसके आधार पर हम अपने आप को जो है सिविल सर्विसेज के लिए फिट बना लेंगे। जी सर। जी सर, आपको सब कैसे लगा था पहले कि मुझे अब आईएएस एग्जाम देना चाहिए सर? ये तो मैं बचपन से ही, जब मैं 10th क्लास में था तभी से ये क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो मैंने 11th और 12th किया, उसके बाद मैं अपने गांव से इंजीनियरिंग करने हैदराबाद आया, और हैदराबाद में इंजीनियरिंग करते समय इंजीनियरिंग के साथ साथ सिविल सर्विसेज के लिए जितने सारे जैसे सीनियर्स हैं, जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए, जिन्होंने अपना सिविल सर्विसेज के लिए जिन्होंने ऑलरेडी प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, उनके साथ जाके बैठते थे, उनसे समझ लेते थे कि पैटर्न क्या होता है, कैसे लिखना चाहिए, क्या इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए। तो वो 4 साल का जो इंजीनियरिंग है, पूरी तरह से मैंने सिविल सर्विसेज के लिए बुक्स खरीद के, एनसीईआरटी के बुक्स खरीद के नोट्स बनाना चालू कर दिया था। जब 4 साल के बाद जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, फिर मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया। फिर फर्स्ट ईयर ही मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने पूरी तरीके से मैंने सिविल सर्विसेज के लिए ध्यान लगाया, और उससे पहले जैसे मैंने कहा कि 1 साल पूरा जो है मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। तो उससे फायदा ये हुआ कि प्रीलिम्स फर्स्ट, मतलब यानी कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, और आईएएस भी मिल गया एक झटके में, पूरा एक साथ। क्योंकि पूरा सिलेबस जो है, जैसे मैंने कहा कि पूरा सिलेबस जो है 1 साल में मैंने कंप्लीट कर लिया था। और उससे पहले मैंने सबसे ज्यादा जोर दिया एनसीईआरटी बुक्स और जो सिलेबस आधारित जो क्वेश्चन पेपर्स वगैरह है उसका, और फिर कोचिंग। ये तमाम चीजों का समावेश जब समय सही तरीके से हुआ तो ये सक्सेस हासिल हो पाया। जी सर। जी सर, पढ़ाई में कैसे कंसिस्टेंसी बना के रखें?
पढ़ाई में कंसिस्टेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टाइम टेबल होना चाहिए। आपके पास एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए कि आपका डेली शेड्यूल होना चाहिए, वीकली शेड्यूल होना चाहिए और मंथली शेड्यूल होना चाहिए। और आपके पास, जैसे लोग कहते हैं कि मैंने 18 घंटा पढ़ा, मैंने 24 घंटे पढ़े, ये सब मतलब सही चीजें नहीं है। आपको, जैसे मैं एक साइंटिस्ट के तौर पे काम भी करता था हैदराबाद में, जो 8 घंटे का काम करता था, फिर घर आके फिर लगभग 6 घंटे का मैं रिवीजन कर लेता था पर डे, 6 घंटे का। और उससे पहले मैंने कंप्लीटली जो है लगभग 8 से लेकर 10 घंटे का मैंने कोचिंग प्लस नोट्स तैयार करना रोज करता था। तो मेरे हिसाब से आपको 8 से 10 घंटे से ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। और जब रिवीजन की बात आए तो 6 घंटे पर्याप्त है रिवीजन के लिए। और इस तरह से स्मार्टली प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि आपके पास सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास डेली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल और मंथली शेड्यूल होना चाहिए। कब कौन से समय में किस तरह के आप रिवीजन करेंगे या फिर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो उसके आधार पर जब आपके पास टाइम टेबल रहता है तो बहुत क्लैरिटी मिलती है कि क्लैरिटी के साथ आप ये कर सकते हैं कि आपको कौन से चीजें पढ़ना चाहिए। देखिए, जो टाइम टेबल नहीं बनाते हैं उनको ही लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आपके पास पेपर पे आपको बहुत समय मिलेगा। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिता सकते हैं, आप फिल्म्स देख सकते हैं, आप आईपीएल मैचेस देख सकते हैं, आप अपने पसंदीदा कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। जी सर। जी सर, अगला प्रश्न ये है कि सर जो हिंदी और जो अन्य भाषाएं हैं सर, उनका रिजल्ट जो थोड़ा डाउन, तो इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सर? क्या विशेष कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए सर? जी, इसमें देखिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है जी सर। हिंदी या अन्य भाषाओं में जी सर। आपको लिखने के लिए, लेकिन मैंने ये देखा है, चाहे मेरे बैच में हो या दूसरे बैचेस में, जो हिंदी मीडियम से आते हैं उनको ऐसा कोई विशेष तकलीफ नहीं होता है, या फिर सिलेक्शन में जो है उनके साथ कोई भेदभाव होता है, ऐसा भी नहीं है। जी सर। तो ये हमें हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम कौन से मीडियम से लिख रहे हैं या फिर एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम सबके लिए एक समान है और एग्जाम सबको एक जैसा ही ट्रीट करता है, इसलिए हमें जोर देना चाहिए हमारे प्रिपरेशन के ऊपर। हमारा प्रिपरेशन क्या अच्छा है, हमारा प्रिपरेशन पर्याप्त है, क्या हम पर्याप्त मेहनत करके एग्जाम लिख रहे हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। जी सर, इसमें सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए क्या डोज और डोंट्स है सर? क्या करना चाहिए और मतलब क्या नहीं करना चाहिए, किसे निगलेक्ट कर सकते हैं सर? मेरे हिसाब से सिविल सर्विसेज की तैयारी जो कर रहे हैं उनको एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि फाइनेंशियली आपको अपने आप को निर्भर रखना चाहिए। अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप कोई ना कोई जॉब जरूर करिए। आप 4 घंटे का, 6 घंटे का या पार्ट टाइम जॉब जो आप कर सकते हैं वो करते रहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप फाइनेंशियली ठीक है, आपके पेरेंट्स आपका कोचिंग और ये 2-3 साल का जो प्रिपरेशन का समय है इस दौरान आपको सपोर्ट करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फिर एडिशनल क्वालिफिकेशंस अर्जित करते रहिए। जैसे आपने मान लीजिए कि कोई बीएससी किया है, आप एमएससी भी करते रहिए, आप एडिशनल क्वालिफिकेशंस लेते रहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज कोई गारंटी नहीं देता है कि आप निश्चित ही पास हो जाएंगे, आप सिविल सर्विसेज क्रैक करेंगे आप। तो ये सिविल सर्विसेज भी एक और एग्जाम है, एक और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या फिर एक करियर बनाने के लिए एक ऐसा मौका है, लेकिन ये अंतिम नहीं है, अपने आप में अंतिम नहीं है। इसलिए हमेशा विकल्प रखिए, आपके पास विकल्प होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज अगर मैं क्लियर नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, फिर उसके बाद में तो मुझे क्या करना होगा, तो मैं कौन से फील्ड में जाऊंगा, कौन से करियर में मैं चला जाऊंगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि आपके पास विकल्प होना चाहिए। जब आपके पास विकल्प रहेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूं,
तो जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दिया तो सिलेक्ट हो गया, मैंने साइंटिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो सिलेक्ट हुआ, मैंने पब्लिक सेक्टर के लिए अप्लाई किया तो सिलेक्ट हो गया। तो मैंने एज साइंटिस्ट मैंने हैदराबाद में ही ज्वाइन किया, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि देखो मेरे पास ऑलरेडी जॉब है, अब मैं सिविल सर्विसेज के लिए डट के और बेहतर और मेहनत करूंगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से प्रयास करना होगा कि क्या मुझे जॉब करते हुए सिविल सर्विसेज देना है या फिर एडिशनल क्वालिफिकेशंस अर्जित करते हुए मुझे तैयारी करना है। जी सर। जी सर, इसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोचिंग कंपलसरी है। मेरा कहना है कि कोचिंग आपको गाइड करता है, आपको कोचिंग जो है एक दिशा देता है। कोचिंग सेंटर वाले आपको बताते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, किन चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। आजकल जो है कौन से मतलब क्वेश्चन पेपर्स में कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, या कौन से चीजें हमें ज्यादा जिसके ऊपर निर्भर रहना है, ये कोचिंग सेंटर के माध्यम से हमको पता चलता है। और वहां पे आपको अच्छे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जो इस सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कोचिंग जो है लेना जरूरी है, परंतु ये भी देख ले कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटस सपोर्ट करता है तो बहुत ही अच्छा है कि आप कोचिंग ले ही ले। जी सर, एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द की स्किल दैट एन एस्पिरेंट शुड डेवलप ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना पर्सनालिटी को जो है उस हिसाब से अपने को मोल्ड करना चाहिए। पर्सनालिटी जो एक सिविल सर्विसेज के लिए जो आवश्यक है, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि जैसे अगर 100 मीटर्स रेस में भाग लेना है और अगर आपको रेसलर बनना है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, स्पोर्ट्स हैं लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं। आपको एक स्प्रिंटर बनना है, यानी कि अगर आपको सिविल सर्विसेज की जैसे एग्जाम में जाना है तो आपको हम अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि अपने व्यक्तित्व पे ध्यान देना चाहिए। अपना व्यक्तित्व पॉजिटिव व्यक्तित्व होना चाहिए, सकारात्मकता के साथ में हमेशा जो है कुछ करने के जज्बे वाला व्यक्तित्व होना चाहिए और समस्याओं को सुलझाने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए, टीम वर्क करने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए। इस तरह का व्यक्तित्व निर्माण अगर आप कर लेंगे तो आपका पर्सनैलिटी जो है पॉजिटिव रहेगा। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो बेसिकली इस यूपीएससी इंटरव्यू में यही देखते हैं कि आप क्या एक अच्छा टीम वर्क कर सकते हैं, अपने टीम को साथ में लेकर चल सकते हैं, आप फील्ड वर्क के लिए उपयुक्त हैं, आप क्या मतलब सभी से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए सभी को साथ में लेके काम कर सकते हैं। तो आपका पर्सनैलिटी क्या पॉजिटिव पर्सनैलिटी है कि नहीं, क्या आप समस्याओं में अपने आप को बाहर निकाल कर, अपने टीम को बाहर निकाल के काम करने वाला व्यक्तित्व है, या फिर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ अपने आप के साथ में टीम को मतलब नेगेटिविटी में ले जाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करना पड़ता है सिविल सर्विसेज में, आपको बहुत सारे स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है, आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में क्या आपके अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ है जो एक सिविल सर्वेंट के लिए आवश्यक है? तो इन तमाम चीजों को देखते हैं, इसलिए अपने आप को 100% एक कॉन्फिडेंट और एक सकारात्मक पर्सनैलिटी वाला व्यक्तित्व निर्माण करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए ये जो कॉलेज का समय रहता है, कॉलेज का जो समय रहता है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप डिग्री कर रहे हैं, ये तो 3 से लेकर 4 साल का जो समय रहता है, इस दौरान आपको पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको डिबेट्स, एलोक्यूशन, पब्लिक स्पीकिंग, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, जितने भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप कर सकते हैं उन सभी में भाग लीजिए। इनके भाग लेने की वजह से आपका व्यक्तित्व सकारात्मक और बेहतर निर्माण होता है, जो आपके लिए आगे चलकर यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयुक्त हो जाता है। जी सर, लवासना जाना सर हर यूपीएससी एस्पिरेंट का ड्रीम होता है सर। सर लवासना के आपके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या रहे सर? लवासना बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है और
मैं तो सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने के बाद ही लबासना मुझे जाना हुआ, और लबासना में वहां पे मुख्य रूप से आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग और करने का प्रयास करते हैं। और लबासना में आपको फिजिकली और मेंटली, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग बड़े मेहनत के बाद वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद हमको पढ़ाने से ज्यादा इस बात से जोर देते हैं कि आप टीम वर्क कैसे कर सकते हैं, आपको टीम वर्क के साथ कैसे काम करना चाहिए। आपको रोज दौड़ाते हैं, आपको ट्रैकिंग पे ले जाते हैं, आपको बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। ये तमाम चीजें, जैसे मैं कह रहा हूं, अगर यही चीजें आप कॉलेज में कर लेते हैं तो आपका पर्सनैलिटी वैसे ही बन जाता है। तो वहां जाने के बाद और इन्हीं चीजों पे जोर देते हैं ताकि आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को संभल कर अपने टीम को साथ में लेकर काम करने की क्षमता आप रखते हैं, ऐसा वो वहां पे सिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है लबासना का। जी सर। जी सर, ऐसा कहा जाता है कि जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन ज़्यादा हार्ड होता है जबकि वर्क करना उससे कम हार्ड होता है। सर, इस माइंडसेट को हम कैसे बदल सकें कि हम ये सोचें कि प्रिपरेशन तो कम हार्ड है जबकि वर्क और ज़्यादा हार्ड है? सर देखिए, जिंदगी में कभी भी जो है मतलब आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम पास करना हो, या फिर आप अगर किसी करियर में आने के बाद, यानी आप कोई जॉब करते हो, करियर में आ जाते हो, हार्ड वर्क हमेशा ही रहता है। ये आपका, जो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, चाहे वो एग्जाम से पहले हो या एग्जाम के बाद में हो, आपका कोई अस्तित्व का मतलब नहीं रह जाता है। आपको पहचान तभी मिलता है जब आप कुछ हासिल करने के बाद भी आप जो है अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करके जनता के लिए, प्रजा के लिए और अपने पब्लिक सर्विस के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये गलत धारणा है कि सर्विस में आने के बाद ऐसा कुछ रहता नहीं है। सर्विस में आने के बाद भी बहुत काम करने के लिए बहुत कुछ रहता है, और काम जो है सरकार भी काम लेते हैं। तो ऐसा धारणा कभी नहीं रखना चाहिए। जी सर। जी सर, 2017 में जब इंदौर ने जब स्वच्छता सर्वेक्षण में जब रैंक 1 हासिल की थी सर, तब आप सर वहाँ के डीएम थे, तो सर आपने क्या स्ट्रेटजी और वो अपनाई थी, कदम अपनाए थे जिससे इंदौर रैंक 1 आया सर? बेसिकली ये जो इंदौर नंबर 1 आने के पीछे जो है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं, चाहे वो सिंगरौली कलेक्टर था जहां पे हमने व्यापक तौर पर भू अर्जन और विस्थापन का काम किया हो, जब मैं ग्वालियर कलेक्टर था जहां पे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत हमारी लाडली एक स्कीम ले आकर वहां पर लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्याओं को कम करने का जो प्रयास किया, या फिर वहां पे सत्यमेव जयते तक हमने जो फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए और वहां पे रैंप, रेलिंग, इस तरह की व्यवस्थाएं बनाते हुए एक्सेसिबल इंडिया का जो उद्देश्य था उसको पूर्ण करने का प्रयास किया हो, या फिर इंदौर जैसे महानगर में हमने सबसे पहले इंदौर ग्रामीण क्षेत्र को स्वच्छता में ओपन डेफिकेशन फ्री इंदौर बनाना हो, उसके बाद में नंबर 1 सिटी बनाना हो। ये पूरा टीम वर्क है यहाँ के अधिकारी, जो हमेशा ये हमको समझना चाहिए कि हमारा जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है इसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और हम अधिकारी वर्ग और हमारा जो पूरा स्टाफ है, जो तंत्र जिसको हम कहते हैं वो, और जो जनता है, अगर सबको साथ में लेकर काम करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे अभूतपूर्व रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंदौर में नंबर 1 बनाने का जो प्रयास हुआ है। तो जब इंदौर नंबर बनाने के लिए जो लक्ष्य लेके चल रहे थे, पहले 2016 में जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें इंदौर 25th रैंक आया था। तो तब हमने इंदौर म्युनिसिपल कमिश्नर मनीष सिंह और इंदौर के मेयर और हम लोगों ने मिलकर जब हमने तय किया कि हम 25वें नंबर से लेके एक नंबर पे आना चाहिए, तो हमको क्या क्या करना चाहिए। तो उसका पूरा एक स्ट्रैटेजी बनाया कि स्ट्रैटेजी इस तरह का स्ट्रैटेजी बनाया कि कौन से ऐसे काम करना चाहिए जिसकी वजह से हम नंबर 1 आ सकते हैं। तो उस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत उस पे पूरा पेपर पे लिखा हुआ था कि कौन कौन से ऐसे विषयों पे हमें काम करना चाहिए। डोर टू डोर कलेक्शन, सेग्रीगेशन से लेके एक ऑडियो विजुअल और एक
लोगों को मोटिवेट करने वाला एक सॉन्ग बनाना चाहिए, उसके आधार पर एक हो हल्ला सॉन्ग जिसको शान ने गाया। तो ये बहुत सारे चीजों का समावेश है जिसके आधार पर इंदौर नंबर 1 पोजीशन पे आया। तो मैं समझता हूं कि ये सोची समझी एक रणनीति के अंतर्गत ये काम हुआ है, और उसके बाद में जनता को जब समझ में आया कि ये हमारे लिए है, ये हमारा मतलब ये जो स्वच्छता है ये हमारे लिए है, और स्वच्छता की वजह से वातावरण न केवल स्वच्छ होता है परंतु हमारे स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर भी बहुत असर पड़ता है। तो जब जनता को इस बात को समझ में आया कि ये हमारे लिए है, और इसके साथ ही जब कॉरपोरेटर्स के बीच में एक कंपटीशन तैयार हुआ कि मेरा वार्ड सबसे स्वच्छ होना चाहिए, मेरा वार्ड सबसे स्वच्छ होना चाहिए, मैं अपने वार्ड को नंबर 1 बनाऊंगा, इस तरह के जो चीजें, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कॉरपोरेटर्स के बीच में और एक पॉजिटिव स्पिरिट जनता के बीच में आया, तो इंदौर नंबर 1 बनना ही था और बन गया। तो मैं ये समझता हूं कि हमें वो वातावरण निर्मित करना चाहिए, एक सिविल सर्वेंट होने के नाते हमें ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। और जब सब अपना हित देखने लगते हैं कि ये मेरे हित के लिए और हमारे सबके हित के लिए है, तब जाकर इस तरह का वातावरण निर्मित होता है, और उसी का परिणाम है कि आज इंदौर 1 साल नहीं 4 साल से लगातार नंबर 1 बरकरार है। जी सर। जी सर, एक भारतीय नागरिक के रूप में सर हम अगर नौकरशाही में ना रहते हुए भी कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए इसमें अगर आप पब्लिक सर्विस में नहीं है तब भी जो है आपको अच्छा काम करने के लिए कोई नहीं रोकेगा। आप किसी न किसी अच्छे एनजीओ के साथ जुड़ जाइए, आप किसी न किसी अच्छे एनजीओ के साथ जुड़ के आप काम कर सकते हैं। या फिर जैसे मैं कहता हूं कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही बहुत सारे वॉलंटियर्स के रूप में आप अपने कार्य क्षेत्र में, म्युनिसिपैलिटीज में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में आप वॉलंटियर के हैसियत से काम कर सकते हैं। आप अपना जो समय आपको मिलता है, जो आपके पास जो भी समय मिलता है, उस समय आप ऐसे स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी न किसी स्कूल से या किसी न किसी स्वास्थ्य संस्थान से जुड़ जाइए। आप जुड़ते हुए उनके साथ काम करिए। तो आपको अच्छा काम करने के लिए आपको सर्विस में होने की आवश्यकता नहीं है। आप करते रहिए तो आपको और मौका मिलता रहेगा। जी सर। जी सर, एक क्वेश्चन और है सर। ये पूछा गया है सर, ये क्वेश्चन ये है कि सर ऐसी कौन सी हैबिट है एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट को अपनानी चाहिए जो उसे आगे सहायता करे सर? जैसे मैंने बताया है कि देखिए सिविल सर्विसेज जो भी एस्पिरेंट है उनको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेटेड रखना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को कैसे मोटिवेटेड रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो मोटिवेशन वाली जो चीजें हैं यही हमेशा सबको साथ में लेके चलते हैं। जैसे मैं जब फ्रेंड्स के साथ हम प्रिपरेशन कर रहे थे, हम लोग चार लोग मिलकर तैयारी कर रहे थे एक रूम लेकर हैदराबाद में। तो हम चारों का हमारा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ अलग अलग सालों में। तो हम अपने आप को मोटिवेशन के साथ में अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करते हुए, हम एक दूसरे का मेंटरिंग करते हुए, कोई एक अच्छे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ता था, दूसरा कोई और सब्जेक्ट में माहिर था, तो एक दूसरे को नोट्स एक्सचेंज करते हुए, एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हुए, इस तरह से अगर आप चलेंगे तो निश्चित ही आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब लोग सिविल सर्विसेज के लिए या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जी सर, लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं ऐसे। जी सर। हाँ, यस, एक आध कोई लास्ट क्वेश्चन हो तो पूछ लें, है ना? हाँ, और कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो पूछ सकता है। जी सर। जी सर, तुषार शर्मा जी कह रहे हैं सर की प्रेरणा से भी हमें एक सोशल वर्क करने का मौका मिला था 2016 में सर। या मैं देख रहा हूँ कि कमेंट्स में बहुत सारे लोग, चाहे वो ग्वालियर में हो या इंदौर में, कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े रहे हैं। और मैं सोशल मीडिया में उपलब्ध हूँ, मैं फेसबुक, ट्विटर पे उपलब्ध हूँ। आप लोग निश्चित ही अपने क्वेश्चंस मुझे
भेज सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी क्रक्स के लिए अगर आप क्वेश्चंस बना के भेज देंगे तो मैं उसका जवाब बना के आपको भेज देता हूं। आप लोग निश्चित ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कभी भी कोई भी क्वेश्चंस आप मेरे फेसबुक पेज पर पी नरहरि IAS खास तौर पर भेजेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको उसका जवाब समय समय पर भेज देता हूं। आप सभी स्वयं मोटिवेटेड रहिए और दूसरों को मोटिवेट करते रहिए, और एक निश्चित प्लानिंग के साथ में, स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ में, और अपने फ्रेंड्स को हेल्प करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित ही सिविल सर्विसेज के लिए सेलेक्ट होंगे, और अपने जिंदगी में जो भी ऐसे लक्ष्य आप लेके चल रहे हैं वो आप निश्चित ही उसमें अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए।